हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट। अभी तक अपन ने लेक्चर 2 में वर्क के बारे में सीखा। वर्क कैसे काम करता है और लास्ट के अंदर अपन ने प्रूव किया कि वर्क जो होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और लास्ट में अपन ने प्रूव किया कि वर्क एनर्जी थ्योरम खाली एक पॉइंट से कि वर्क होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उसके ऊपर से वर्क एनर्जी थ्योरम अपन ने फाइंड किया। अब थोड़ा सा और उसको इलाबरेट करते हुए अपने थोड़ा आगे चलते हैं। ये मान लो आपके पास कुछ बॉल है, बॉल ले लेते हैं। मान लो आपके पास कुछ बॉल है ये विथ सम मास 5 kg। इसका सपोज आपका जो मास है वो है 5 kg, ठीक है। आपका मास है 5 kg बॉल और ये कुछ ग्राउंड पे है, ये कुछ ग्राउंड पे है और आपने ये बॉल को ऊपर की साइड फेंका। आप ये बॉल को ऊपर की साइड फेंकते हो, ठीक है। अच्छा, ऊपर जब आप फेंक रहे हो बॉल को तब आप ये नोटिस करते हो इसके अंदर कि मैं इसके अंदर थोड़े से आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि मान लो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग पहले से दिया गया है जो कि है 50 मीटर पर सेकंड। मान लो आपको पहले ये दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये मास है 5 kg, ये 50 mg और जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है तो बॉल यहाँ पे कहीं पे पहुंचा। जब बॉल यहाँ पे पहुंचा तब उसका लास्ट वेलोसिटी मतलब के फाइनल वेलोसिटी उसकी हमेशा 0 रहेगी। अंतिम वेग उसका 0 रहेगा। ऊपर जाके बॉल स्टेबल हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और इसकी मान लो हाइट भी दे दी गई है। इसकी हाइट है कुछ 125 मीटर्स। मान लो इसने हाइट दे दी है 125, ठीक है। अब चलो अपन इसके अंदर इसकी फोर्सेस वर्क डन कितना हुआ और पहले में वर्क डन नॉर्मल अपने जो तरीका है F डॉट डी उससे फाइंड करेंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके अपन ये स्टेटमेंट को भी प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो, ये सपोज बॉल ऊपर की तरफ जब जा रहा है तब ये बॉल ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन। अच्छा, वर्क डन बाय बॉल मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मान लो मैं वर्क डन एक पर्टिकुलर चीज के लिए लेता हूं। मान लो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये बॉल के लिए मैं बाय ग्रेविटी के लिए कर देता हूं। बाय ग्रेविटी के लिए या तो बॉल ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो इसके अंदर पार्ट प्ले करेगा और आपका जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ऑन दिस बॉल अपने फाइंड करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी वर्क जब करेगा तो बॉल को नीचे की ओर खींचेगा, नीचे की ओर खींचेगा तो ये बन जाता है mg, ठीक है। और आपका नॉर्मल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F डॉट डी, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, F डॉट डी है तो अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट को निकाल दूं तो एफ डी कॉस थीटा होगा, एफ डी कॉस थीटा होगा। अच्छा, फोर्स फोर्स कितना है ग्रेविटी का, नीचे की ओर है mg, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बॉल ऊपर तक पहुंचा 125 125। अच्छा, और एंगल बिटवीन देम mg नीचे की साइड है और आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड है। इसका मतलब क्या होगा, cos 180 डिग्री आपके पास इसका एंगल है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप और देखें तो मास आपको दिया है 5, ग्रेविटेशनल आपको पता है, एक्सेलरेशन कितना होता है 10, 125 इसका ये है और cos 180 क्या होता है -1, ये आपको पता है। अच्छा, तो ये इतना चीज आपको पता है तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 625 6250, आगे नेगेटिव आएगा, जूल आपका आंसर आएगा, ठीक है। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस बॉल ऑन दिस मास इज -6250 जूल। ये आपको इस चीज से पता चला।
अच्छा, एक और चीज जो अपन ने पहले के लेक्चर के अंदर देखी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपको ये पता है कि नेट वर्क एफ डब्ल्यू नेट इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा में तफावत। ठीक है, तो डब्ल्यू नेट आप फाइंड करोगे तो डेल्टा के ई क्या होगा, इसका फाइनल गति ऊर्जा mv² माइनस उसका इनिशियल प्रारंभिक गति ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, v है। v क्या है आपका, अंतिम जीरो। जीरो होता है तो पूरे का पूरा टर्म आपका जीरो माइनस 1/2 इंटू मास कितना है इसका 5, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 50 का स्क्वायर। जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 6250 जूल वापिस से आएगा डब्ल्यू नेट। ठीक है, डब्ल्यू नेट आपका फाइनल आंसर जो है वो आएगा -6250। यहाँ पे भी आपका आंसर सेम है, तो इसके ऊपर से भी मैं ये बता सकता हूँ कि हेंस प्रूफ स्टेटमेंट है कि टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन जो होता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे इसके। ओके, इसके आगे अपन बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे आगे जाके, ये क्या होता है। ठीक है, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी फोर्स जो अपने को गुरुत्वाकर्षण अर्थ के सेंटर में खींचे, ऐसा समझ लो आप। अर्थ को नीचे सेंटर में खींचने वाली फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी अगर आप इसको और इलाबोरेट करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मान लो ये आपका ऑर्बिट है। ठीक है, ये आपका सेंटर है, सेंटर से ये कुछ रेडियस है r, ये r रेडियस है। ठीक है, अच्छा आपका पास कुछ मास है, मास मान लो यहाँ पे। ठीक है, और ये मास आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मान लो। तो जो भी अपन यहाँ से इसको अगर देखें तो यहाँ से कुछ आपका टेंजेंशियल रिलेशन आएगा बॉल के साथ। ये बॉल कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है, बॉल कुछ ऐसे चलेगा, आगे की ओर बढ़ेगा विथ सम वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज नोन एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंशियली मूव कर रही है ऑर्बिट पे, टेंजेंशियली आपका जो मास है वो घूम रहा है, तो ये टेंजेंशियली ऐसे मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टेंजेंशियली मूव कर रही है, इसके अंदर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, देखो ध्यान से। अगर ये v टेंजेंशियल है, आपका जो भी v होता है, v जब भी बॉल के अंदर आप वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो, बॉल आगे की ओर जाता है, और वो वेलोसिटी ही ऐसी चीज है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आगे जाके जहां भी रुकेगा तो जीरो से लेके फाइनल तक जहां पहुंचा वो डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। इसका मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये दोनों सेम होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, नॉर्मली आपका जो भी ये v होता है, वेलोसिटी होता है, अगर आप सेंटर की बात करें, अर्थ के सेंटर की बात करें, तो इसको आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो वेलोसिटी इसको बाहर घूमने पे मजबूर कर रहा है, सर्कुलरली वो घूम रहा है, वो अपना ऑर्बिट छोड़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, उसको अंदर से कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो उसे वो ऑर्बिट पे रहने के लिए मजबूर कर रही है। वो जो मजबूर कर रही है फोर्स, वही फोर्स होती है अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स। वही फोर्स होती है अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो सेंटर की ओर अपन को खींचे, अर्थ के सेंटर की ओर खींचे, वही होती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है,
अब देखो, अगर ये फोर्स है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और v टेंजेंशियल को देखो और फोर्स को देखो, तो आप ये क्लियर कट देख पा रहे हो कि जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, गुजराती में बोलो तो लंब होती है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है, गुजराती में बोलो तो लंब बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां से अपने को कुछ चीजें पता चल रही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अपने को थोड़ा बहुत पता चला कि बी से घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट छोड़ने पे मजबूर नहीं करना है उसको, तो फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, वो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अगर यही चीज मैं ऐसे पूछूं कि मुझे वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है मुझे वर्क डन फाइंड करना है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का CF, तो मैं क्या बोलूंगा, F डॉट D, मतलब F D cos थीटा, ठीक है। F फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, देखो ध्यान से, ये V और D एक ही दिशा में होती है, इसका मतलब वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर दिशा में होती है। इसका मतलब इन दोनों के बीच के कॉस जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, π/2। ये π/2 के कारण आपका पूरा वर्क डन ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 जूल। मतलब कि अपने को यहां से ये पता चल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो अपने करते हैं, फाइंड करेंगे, उसके अंदर आपको ये पता चलता है कि वर्क डन ऑन अ सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 रहता है, ठीक है। यहां से ये सब चीजें अपने को पता चल रही है। अच्छा, अब अपने कुछ इसके क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो अपन चेक करते हैं। मान लो कि कोई पार्टिकल है, मान लो कि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है उस वो कुछ फोर्स है ये पार्टिकल में, और फोर्स आपको दे दी गई है 2I + 3J + K। मान लो ये आपको फोर्स दे दी गई है और ये बोला है कि ये जो पार्टिकल है इस फोर्स से जो है वो इतना स्थानांतर, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है, आपको ये चीज दे दी गई है, ठीक है। और फाइंड द वर्क डन ऑफ अ पार्टिकल, वर्क डन ये पार्टिकल का मुझे फाइंड करना है। मान लो मुझे इतनी ही चीजें दी है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली ये F डॉट D का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे S बोला है तो S लिख दो, ठीक है। अब देखो F डॉट D करोगे तो 2 × I क्या होगा, 2 + 3 × J, 3 और ये K की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आया, 5 जूल आपका आंसर आया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली तो है तो डॉट प्रोडक्ट ही, I डॉट I, I कैप डॉट I कैप हमेशा 1 होता है, I कैप डॉट J कैप ये 0 होता है, ठीक है। तो एक जैसी चीजें 1 बनती है और अलग तरह की चीजें 0 बनती है। यहां से आपको ये चीज पता चलनी चाहिए, ठीक है। अब ये नॉर्मली आपको ये चीज सिखा के जा रहा है। और अच्छा, दूसरी चीज, जब भी मैंने ये वर्क डन को, पहले डॉट प्रोडक्ट था, ये फोर्स की कुछ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है फोर्स की, और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी सदिश, गुजराती में सदिश बोलते, सदिश है। लेकिन जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो जो भी आंसर आ रहा है उसके अंदर कोई भी दिशा प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्क डन है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश, गुजराती में अदिश बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से ये भी चीज पता चलती है, ये नॉर्मली पता ही होती है, लेकिन ये इलाबोरेशन कर दिया कि ऐसे भी आप सोच सकते हो कि इसलिए इसकी दिशा होती नहीं है F डॉट D के हिसाब से। अब देखो यहां तक आपको पता है। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, जो कि है, आपको मैं बता दूं थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बता दूं। इसको क्वेश्चन से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि आपका कुछ पार्टिकल है, पदार्थ गुजराती में पार्टिकल है, वो जो था वो पहले RA पोजीशन पे था, RA पोजीशन, स्थान सदिश RA था I + J + K,
ठीक है, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल RA पोजीशन से RB पोजीशन में चला जाता है। मान लो ये है 3I प्लस 3J प्लस 3K, ठीक है। फिर उसके बाद RA से RB पे वो जाता है, तब उस पे लगने वाला, उसको यहां से यहां पहुंचने के लिए जो फोर्स लगी वो थी 2I प्लस 2J प्लस K। मान लो ऐसा कुछ दिया है और आपको फाइंड करना है ये पदार्थ के द्वारा किया हुआ वर्क, ये पदार्थ के द्वारा किया हुआ वर्क, कार्य कितना होगा, F डॉट D। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो स्थान सदिश के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर स्थान सदिश माइनस इनिशियल स्थान सदिश माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब भी ऐसा कुछ पोजीशन वेक्टर के बारे में बात की गई हो तब आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, F कितना है 2I प्लस 2J प्लस K, ठीक है, डॉट, अब D कितना होगा 3 माइनस 1 दैट इज 2I, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, प्लस 2J प्लस 2K, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 4 प्लस 2, तो 4 8 और 2 10 जूल आपका यहाँ पे आंसर आएगा इसका। तो इसके ऊपर से आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ये भी आपको पता चला, ठीक है, ये भी आपको पता चला, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट जो अपन आगे बढ़ेंगे वो अपने बात करेंगे फ्रेम की, ठीक है, फ्रेम की बात करेंगे। अब देखो आगे अपने बात करते हैं फ्रेम की। मान लो कि आपके पास ऐसी कुछ लिफ्ट है, ठीक है, ये और एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है जिसका नाम A है और लिफ्ट के अंदर भी कोई आदमी खड़ा है जिसका नाम B है, ठीक है। अंदर भी एक मास रख देता हूँ, दड़, गुजराती में दड़ बोलते हैं, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखो ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की ओर जा रही है, मान लो दे दिया इसका 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रही है और ये दोनों मास है, सेम मास, ठीक है। अब मैं आपको ये इसके ऊपर से भी अपने को कुछ वर्क डन का एक नया कंसेप्ट पता चलेगा, ठीक है, जो कि जरूरी भी है, ठीक है। अब देखो ये जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो इसकी जो स्पीड है ये कम नहीं हो रही है। इसका मतलब कि क्या हुआ, चेंज इन स्पीड जो होती है, गतिमा तफावत, चेंज इन स्पीड जो हो रही है इसके अंदर वो ना के बराबर है। अगर चेंज इन स्पीड इसकी 0 है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है इसका, वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका 0 होगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। मान लो कि कोई एक्टिवा है आपके पास, जब तक आप उसका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करोगे तो एक्सेलरेशन आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके ऊपर से ये चीज पता चलती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या पता चल रही है, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसके नीचे खींचने वाला भी इसको ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, तो ये इसका जी इफेक्टिव जो होगा, जी इफेक्टिव वो बनेगा इसका जी इफेक्टिव है। अब देखो मैं आपको ये बोलता हूं कि मुझे वर्क डन तो चाहिए, पता करना है, लेकिन ये दोनों की नजरों से पता करना है। मान लो कि ए क्या देख रहा है वो मुझे देखना है और बी की नजरों से मुझे क्या दिख रहा है वो मुझे देखना है। अब देखो ए क्या क्या देखेगा, अब देखो यहाँ पे आप देखो तो इसके ऊपर ये सरफेस से ये लिफ्ट अभी जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये जो लिफ्ट है ये इसके साथ नॉर्मल बना रही है, ये जो मास है ये ग्राउंड के साथ ये लिफ्ट नॉर्मल बना रही है और नीचे इसका होगा mg, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नॉर्मल, ठीक है। अभी मैं इन दोनों की ही बात करता हूँ, इन दोनों से भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब देखो ए क्या देख रहा है, ए ये देख रहा है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन उसको दिख रहा है कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो इसको वर्क डन इन नॉर्मल पता होना चाहिए, इसको वर्क डन नॉर्मल से ऐसे क्लियर कट दिख रहा है इसको कि ये लिफ्ट जमीन से जुड़ी हुई है,
और जमीन से जुड़ी हुई है तो नॉर्मल तो होगा ही होगा। तो फोर्स क्या हो गई इसकी, नॉर्मल, और डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है ऊपर की ओर। मान लो कि मैं इधर डिस्प्लेसमेंट भी बता ही देता हूं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहां से यहां हो गया, उसका h है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इसकी h, ठीक है। और cos थीटा ये ऊपर है, h भी ऊपर जा रहा है, मतलब कि नॉर्मल इनटू h, ये cos थीटा जो है वो 0 डिग्री बनेगा, तो n इनटू h ये आपका पॉजिटिव, नॉर्मल इनटू इट्स स्थानांतर। फिर नीचे आप देखोगे तो ग्रेविटी के हिसाब से आप देखो Wmg, तो ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर क्या है इसका mg इनटू हाइट, स्थानांतर कितना है h, यहां से लिफ्ट ऊपर जा रही है h। अच्छा, और cos का एंगल कितना है 180 बन रहा है, तो ये हो गया -1, तो ये क्या बना -mgh। अच्छा, नॉर्मली मैं ये भी देखूं तो इसका नॉर्मल क्या होगा mg होगा, आपको पता है नॉर्मल और mg एक्शन एंड रिएक्शन उसका सेम वेरी रहता है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी जो आ रहा है वो mgh है, यहां से अपने को ये चीज पता चल रही है, ठीक है। ये ए ने देखा, ये चीजें ए देख रहा है। अब यहाँ पे बी क्या देख रहा है, देखो अगर बी जो है ये मास को देख रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे मास के अंदर कोई नॉर्मल वर्क कर रहा है, वो चेक करता है, तो उसको ग्राउंड कोई दिखता है, उसके लिए तो ग्राउंड वही है जहां पे वो खड़ा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली वो ग्राउंड उसको मैच नहीं करता है, उसको देख वो ग्राउंड को ये डिस्कस नहीं करता, ये मास का इसके साथ है, लेकिन नीचे वाले ग्राउंड का उसका कोई लेना देना नहीं, उसको नहीं दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो वर्क डन है नॉर्मल जो अंदर देख रहा है वो 0 देख रहा है, और Wmg उसको नीचे की ओर वो लगेगा ग्राउंड के साथ वो है, तो उस टाइम पे यहाँ पे अगर मैं देखूं ये तो उसको स्टेबल कंडीशन ही लगेगी, क्योंकि ये अगर ऊपर भी जाता है तो भी अंदर तो चीजें उसको सेम ही दिखने वाली है। तो इसका मतलब कि उसको ये भी पता नहीं है कि नीचे ग्राउंड के साथ वो जुड़ा हुआ, तो उसको तो हर एक चीज रेस्ट पे लगने वाली है, तो उसको तो यही लगेगा कि इस पे कुछ फोर्सेस लगी नहीं रही है। तो Wmg क्या हो जाएगा दोनों के लिए 0 जूल, यहाँ पे भी वर्क डन 0 जूल। तो बी के नजरिए से अपने को पता चलता है कि नॉर्मल और mg अपने को 0 दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से Wn और Wmg ये दोनों मिला के कितना बना रहा है 0 जूल, ये दोनों मिला के कितना बना रहा है mgh माइनस mgh कितना बना रहा है 0 जूल, ठीक है। इसके ऊपर से ये पता चलता है कि जब भी आप नेट वर्क डन फाइंड करो, टोटल वर्क डन, तो वो आप अंदर हो के बाहर किस फ्रेम में हो उस पे निर्भरता नहीं रहती, फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक है। फ्रेम इंडिपेंडेंट मतलब आप कोई भी यूज कर सकते, सूडो फोर्स है आपको, मतलब जो भी आता है एलएम के अंदर वो यूज करोगे, तो टोटल फोर्स W वर्क डन के लिए फ्रेम इंडिपेंडेंट, वो किसी भी फ्रेम पे निर्भरता रखता नहीं है, ठीक है। ये आपको इसके ऊपर से पता चलता है। और दूसरी चीज, हाँ, अब ये ऑब्जर्वर ए और बी ये मास को तो देख रहे हैं, लेकिन ये मास की तो आंसर दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, देखो इसके अंदर तो दोनों अलग अलग, मतलब इन दोनों का नजरिया अलग है ये मास के लिए। तो मैं ये ऐसा बोल सकता हूं कि वर्क डन फॉर पर्टिकुलर ब्लॉक या मास, जो भी मुझे दिख रहा है, वर्क डन फॉर पर्टिकुलर ब्लॉक या मास, इट विल बी फ्रेम डिपेंडेंट, मतलब कि एक ब्लॉक के लिए, एक अगर मैं पर्टिकुलर ब्लॉक की बात करूं, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, इसके लिए ए देख रहा है बी देख रहा है, उसका नजरिया अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं टोटल वर्क डन देखता हूं दोनों केसेस के अंदर, टोटल वर्क डन, तो वो तो आपको 0 जूल ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जब भी आप वर्क डन, टोटल नेट वर्क डन फाइंड करते हो, तब वो फ्रेम से उसका कोई लेना देना नहीं, फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जब भी आप पर्टिकुलर ब्लॉक की बात कर रहे हो तो दोनों के नजरिए देखने के अलग अलग हो जाएंगे। ये आपको सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आपको सब कंसेप्ट्स पता चले होंगे, ठीक है। तो यहां पे आपका आज का लेक्चर पूरा होता है, और कल अपन वेरिएबल वर्क डन है, रिलेटिव वर्क डन है, ये सब अपन देखेंगे, ठीक है। तो होप आप लोग को पता चला होगा। तो अपने
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने वर्क डन को आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही फेस थोड़ा बहुत पूरा होता है तो अपने शीट्स सॉल्व करनी चालू करेंगे, ठीक है।